नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखीमपुर खीरी पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वे बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को अब उनके लंबे इंतजार के बाद भूमि का मालिकाना अधिकार मिल गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस जमीन पर ये परिवार दशकों पहले आकर बसे थे, उस पर उन्हें कानूनी अधिकार नहीं मिल पाया था, लेकिन अब उन्हें भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्षों पुराने अधूरे वादों को पूरा करने की दिशा में यहां कदम उठाया गया है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार को ऐसे विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है। इस कार्यक्रम के दौरान कई अन्य लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब ये मियापुर नहीं रहेगा। अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा। रविंद्र नगर। गुरुदेव रविंद्र। बहनों और भाइयों, भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर अब आपकी पहचान होगी रविंद्र नगर के रूप में। बंगाल की भूमि तो भारत की आध्यात्मिक और विरासत की भूमि है। भारत को राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया और भारत का राष्ट्रगीत भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने दिया। यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है और इस वर्ष में आपको अपने जिस जमीन पर आप आज से दशकों पहले आकर के बस रहे थे, लेकिन मालिकाना अधिकार नहीं मिला था, आज ये मालिकाना अधिकार उस भूमि का आपको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और दशकों पूर्व जो वायदा आपके साथ अधूरे वायदे आपके थे, आज मोदी जी की ओर से उसको पूरा करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। उत्तर प्रदेश के बलिया से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम सुबासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई बड़े बयान दिए हैं। राजभर ने कहा है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बिहार की राजनीति पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और जो भी नेतृत्व आएगा वह उनसे बेहतर काम करेगा। उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि माऊ विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक अब्बास अंसारी को सुबासपा टिकट नहीं देगी। उनका कहना है कि अब्बास अंसारी सुबासपा के नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता है और उन्हें केवल सिंबल दिया गया था। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए राजभर ने कहा है कि 2027 के चुनाव को पार्टी के सपनों को 5 लोग कांधा देकर शमशान घाट तक पहुंचा देंगे। उन्होंने अपने चुनाव लड़ने को लेकर भी स्पष्ट किया है कि वहां जहुराबाद सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ की 10 सीटों पर एनडीए की जीत के लिए काम कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके साथ ही राजभर ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि भविष्य में उत्तर प्रदेश की विभाजन हो सकता है और इस मुद्दे पर उनकी बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी हुई है।
बनर्जी ने जिस तरह से सीबीआई पे, ईडी पे जिस तरह से जो कार्रवाई की, क्या उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जनता बदलाव चाहती है और विकास चाहती है। ठीक है, विकास नहीं है तो विनाश तय है। राजस्थान आपने देखा, हरियाणा देखा, दिल्ली देखा, महाराष्ट्र देखा, आपने बिहार देखा, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी एनडीए गठबंधन पूरी बहुमत से सरकार बना रही है। तो बिहार में भी सरकार बन रही है, बिहार में भी बनी है, बंगाल भी बनेगी। बंगाल की सीमा वाकई में देश के लिए, या ममता की सरकार जो है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? देखिए, निश्चित है कि बॉर्डर पर जो प्रदेश हैं तो दूसरे देशों के लोग यहाँ जब वहाँ से पलायन करके आते हैं तो यहाँ ममता दीदी का है कि अब यहाँ जो लोग भारत के मूल निवासी हैं अब वो कह रहे हैं हम तो मिलते नहीं हो, वो अवतन था वो दुपड़ी लेतन, तो कहाँ से देंगे? निश्चित है, खतरा तो है, सुरक्षा पे खतरा है, देश की सुरक्षा पे निश्चित है, पश्चिम बंगाल की सरकार निश्चित है। सरकार अगर है, देखते नहीं है कि बहुत मारकाट होता है वहाँ। जैसे यहाँ सपा की सरकार थी यूपी में तो गुंडा राज कहा जाता था, सपा के नेता सरकार को अपनी जेबा में लेके चलते थे, बिहार में जंगल राज के नाम से जाना जाता था। तो ये जंगल राज, गुंडा राज, आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, 9 साल में एक भी दंगा नहीं, एक भी कर्फ्यू नहीं। सपा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों की विरोधी है। यूपीएससी का रिजल्ट आया था, 53 मुस्लिम बच्चे पास हुए हैं। अब उनके मन में सपा और बीजेपी, बसपा जो कांग्रेस नफरत पढ़ाती थी, वो चट्टी पर बैठ के नफरत की बात करते थे उनकी सरकारों में। अब वो योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी के डर से अब वो लोग पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, अब विकास की तरफ जा रहे हैं। अब बच्चे पढ़ करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की सपना देख रहे हैं। ये है एनडीए का विकास। मंत्री जी, आप भी एनडीए में जब शामिल हुए थे तो आप कुछ शर्तों के साथ शामिल हुए थे, उसमें एक बड़ा शर्त था उत्तर प्रदेश का विभाजन और पूर्वांचल राज्य का बनाना, कि आप इन मुद्दों के साथ आए थे। चल रहा है मुद्दा आज अभी तक आपका वो पूरा नहीं हुआ, अब उसी शर्त के साथ आपने बीजेपी। देखिए, सभी लोग यही बात कहते हैं, हम लोगों की वार्ता अमित शाह जी से और मोदी जी से है। पहली शर्त थी कि जातिवार जनगणना हो, उसका ऐलान उन्होंने किया, कोई मानने को तैयार नहीं था। रोहिणी आयोग का गठन किया, हम प्रदेश की बात करते थे, उन्होंने देश की बात कहा कि हम देश में इसको लागू करेंगे। उसी तरह अब देखिए, प्रदेश के बंटवारा का एक दिन होगा, ये काम एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर होगा। उत्तर प्रदेश का बंटवारा निश्चित होगा। कब तक होगा सर? अब टाइम तो फिक्स नहीं है। प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, आपके भाई देखिए, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके गृह मंत्री हैं, फिर ये विलंब क्यों? आपके भी परिवार में अगर बच्चे हैं तो फिक्स नहीं है कि इसी साल शादी होगी कि अगले साल शादी होगी, कि फिक्स है। तो उसी तरह ये कब होगा, हमको ये भरोसा है मोदी जी पर, योगी जी पर। उन्होंने कहा है कि मैं इसको जरूर करूंगा। इसी नाते मैं कहता हूं, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से शिक्षा व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पीलीभीत के बिशेलपुर ब्लॉक के एक सरकारी विद्यालय में मिड डे मील योजना में गंभीर अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ है। जानकारी के अनुसार विद्यालय में गैस सिलेंडर उपलब्ध न होने के बावजूद खाना लकड़ी उपलों से बने चूल्हे पर तैयार किया जा रहा था। इतना ही नहीं, रजिस्टर में 70 बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि मौके पर जांच में कक्षा में केवल 30 बच्चे ही मौजूद मिले। इस अंतर ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है। मामले की जानकारी मिलने पर खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच के बाद विद्यालय के इंचार्ज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। यह घटना एक बार फिर मिड डे मील योजना और सरकारी स्कूलों में निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है।
सर, ग्राम रसूला के प्राथमिक विद्यालय में एक वीडियो वायरल हुआ है इसमें स्टाफ जो है चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है, सिलेंडर रखा हुआ है और प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट लगी है वो 70 समथिंग है और जहाँ पर हाजिरी जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो 30 है। तो क्या है पूरा मामला? आज ग्राम रसूला के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विद्यालय में 30 बच्चे उपस्थित पाए गए। कल 9 तारीख थी, कल रजिस्टर पे कोई अंकना नहीं की गई थी और विगत दिनों में 60, 61, 64 इस तरीके की उपस्थिति पाई गई, जिससे प्रतीत होता है कि उपस्थिति जो है टीचर के द्वारा बढ़ा के दी जा रही है। दूसरी बात है चूल्हे पे गैस खाना बनने की, तो जिस समय मैं गया था वहाँ एक मिट्टी चूल्हा था जिसमें उपले वगैरह थे और जो खाना बना हुआ था आज तहरी वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चूल्हे पे ही बना हुआ है, क्योंकि उसमें नीचे मिट्टी और राख लगी हुई थी। तो सर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? उपरोक्त के विषय में बीएसएम महोदया का मेरे पास फोन भी आया था। ये खबर जब चली थी तो मैंने स्पष्ट उसमें कह दिया है कि जो आज की जांच आख्या है वो आपको अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है। शिक्षा स्तर की बात यदि की जाए तो बच्चों को अपने जनपद के डीएम का नाम नहीं पता है और यूपी के मुख्यमंत्री नाम नहीं पता है, नाम नहीं पता और शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता है। शैक्षिक गुणवत्ता की अगर बात की जाए तो शैक्षिक गुणवत्ता कमजोर है, उसको फिर जांच करा के उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा है कि यह केवल एक कानून नहीं बल्कि देश की महिलाओं, बहनों और बेटियों के लिए एक मजबूत संबल है। उन्होंने कहा है कि इस अधिनियम के जरिए महिलाओं को सिर्फ नीति का लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माता बनने की दिशा में काम किया जा रहा है। उनके मुताबिक यह भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा और कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी कम है, लेकिन इस कानून के जरिए विधानसभा का लोकसभा में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं के नेतृत्व से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण जैसे क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने दावा किया है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन स्तर तक वृद्धि संभव है। बेबी रानी मौर्य ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को गैस कनेक्शन मिले हैं और कार्यस्थलों पर उनकी सुरक्षा की बड़ी है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत 2047 तक सपना महिलाओं की भागीदारी के बिना अधूरा है और नारी शक्ति की नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करती हूँ। आज हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विषय में बात करेंगे। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 एक युगांतरकारी कदम के रूप में सामने आया है। लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का यह प्रावधान केवल प्रतिनिधित्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण को अधिक समावेशी, संवेदनशील और प्रभावी बनाने की दिशा में एक ठोस पहल है। कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एवं एनडीए सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला यह संवैधानिक संशोधन केवल एक कानून नहीं बल्कि देश की करोड़ों माता, बहनों और बेटियों के सम्मान का राष्ट्रीय संकल्प है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नीति निर्माण की दिशा संवेदनशील और समावेशी बनेगी।
नारी शक्ति सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 देश के लोकतांत्रिक इतिहास का ऐतिहासिक निर्णय है। यह कानून महिलाओं को भागीदारी से निर्णयकर्ता बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में महिलाएं वोटिंग और समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन राजनीति में प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। भागीदारी बढ़ी है, लेकिन प्रतिनिधित्व अभी भी संतुलित नहीं है। इस अंतर को खत्म करने के लिए इस कानून की आवश्यकता है। महिलाओं के नेतृत्व का प्रभाव वैश्विक या भारतीय संदर्भ में जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, नीतियां अधिक समावेशी और संवेदनशील बनती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। शोध बताते हैं कि जेंडर गैप कम होने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में $7 ट्रिलियन तक की वृद्धि संभावित है। पिछले 10 वर्षों में महिला सशक्तिकरण के ठोस परिणाम 32 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते खुले, मुद्रा योजना लगभग 68% लाभार्थी महिलाएं, 10 करोड़ महिलाएं स्वयंसेवी समूहों से जुड़ी, PMAY में बड़ी संख्या में घर महिलाओं के नाम आवंटित हुए, STEM में 33%। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कौशाम्बी से सामने आए हैं एक मामले को लेकर विधायक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूजा पाल ने कहा है कि कौशाम्बी में पाल समाज की एक बेटी के साथ हुई घटना में सपा से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे जैसे 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सपा समर्थित गुंडों का आतंक बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में सपा समर्थक अपराधियों ने लोगों को धरा धमकाना शुरू कर दिया है और ख़ास तौर पर ओबीसी समाज को निशाना बनाया जा रहा है। पूजा पाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने ऐसे तत्वों को खुली छूट दे रखी है। विधायक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा है कि राज्य में मजबूत नेतृत्व है, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था कायम है। उन्होंने अपनी तेवर दिखाते हुए कहा है कि वह पहले भी नहीं झुकी थी और आगे भी ऐसे लोगों के सामने नहीं झुकेगी। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के गुर्गों का शिकार मेरे पाल समाज की बेटी बनी है। सपा पोषित गुंडों ने पाल समाज की बेटी की घृणित घटना को अंजाम दिया। यह निंदनीय है। यह बिल्कुल साफ है कि आरोपियों को समाजवादी पार्टी का सह प्राप्त है। पाल समाज की मासूम बिटिया का दोष बस इतना है कि वह अखिलेश यादव की जाति की नहीं है। जैसे जैसे 2027 का चुनाव नजदीक आता जाएगा, वैसे वैसे ये गिरोह ओबीसी समाज की जातियों पर हमला करेगा, आपराधिक कृत्य करेगा। पूरे प्रदेश में सपा समर्थक अपराधियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। अभी हाल में ही विधानसभा 12 गांव लालापुर में मेरे पाल समाज के माताओं बहनों के साथ घर में चढ़ करके मारपीट और उन्हें मारने का काम किया गया। ये भी जितना मैं निंदा कर सकूं कम है। अभी बाराबंकी जिले में सेना के एक जवान को सपा कार्यकर्ताओं ने सारेआम पीट दिया। यह है सपा का लियारी राज। चुनाव से पहले सपा के गुंडे पूरे प्रदेश में घूमकर लोगों को धमका रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, ओबीसी समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। समाज के
हर वर्ग को प्रताड़ित कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरे गैंग को छूट दे रखी है और उनका मौन समर्थन जारी है। लेकिन यूपी का यह सौभाग्य है और सपा के गिरोह का दुर्भाग्य है कि हमारे राज्य में एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं। मेरी सरकार और प्रशासन से अपील है कि पाल समाज की बेटी को न्याय मिले। मैंने पूरी जिंदगी पाल समाज की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ती रहूंगी। मैं इन सपाइयों गुंडों के सामने न तब झुकी थी और न अब झुकूंगी। पाल समाज की लड़ाई मेरी लड़ाई है। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को बयान पर तीखा पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव के परिवार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का जिक्र करते हुए कहा है कि जब लालू यादव जेल गए तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के पुराने बयानों पर भी निशाना साधा और कहा है कि चुनाव से पहले उन्होंने नीतीश कुमार को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया था, लेकिन जनता ने चुनाव में जवाब दे दिया। अशोक चौधरी ने दावा किया कि राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर सिमट गई और आने वाले समय में पार्टी का और भी नुकसान होगा। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में सियासी गर्मी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में इस पर और तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। शपथ ले ली और काफी खुश भी दिख रहे थे जब वो बाहर आए थे पार्लियामेंट। आप भी तो उनका निर्णय है, साहब का निर्णय है ना। राज्यसभा जाना हो तो एक प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को उन्होंने कंप्लीट किया। राज्यसभा का चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ, गए, कंप्लीट किए उस प्रोसेस। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोई प्रधानमंत्री का शपथ नहीं दे लिए, कोई प्रधानमंत्री का शपथ नहीं दे लिए, वो राज्यसभा का ही शपथ नहीं। घटिया लोगों की घटिया सोच, घटिया लोगों की घटिया सोच। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जा रहा है, इनके परिवार में तो ऐसा कोई उदाहरण है नहीं। इनके परिवार में उदाहरण है कि बाबूजी गए थे जेल तो माताजी को बना दिए थे। नीतीश जी ने तो 14 में खुद मुख्यमंत्री पद छोड़कर जीतनराम मांझी जी को बनाया था। जीतनराम मांझी इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं थे ना, माननीय नीतीश कुमार द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री थे। फिर उन्होंने निर्णय किया कि हम चौथे उसमें हाउस में भी जाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा में रहे हैं, विधान परिषद में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, हम राज्यसभा भी जाना चाहते हैं, तो गए हैं। तो उस पर ये कौन कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री का ओथ लेके आ रहे हैं? प्रदेश की जनता तो दुखी है कि वो राज्यसभा चले गए, कोई प्रसन्न थोड़ी है। इन फिर तेजस्वी जी को ये बोलने का क्या? फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हम टीवी भारत।